नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज का चैप्टर है अध्याय नंबर 8, हाशियाकरण से निपटान। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोट इम्पोर्टेंट, संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है, यानी हालात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर हालात कैसे हैं जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। जहाँ पर हाशियाई समुदाय रहते हैं वहाँ की बात है ये। इस अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं। किस तरह की हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें, अन्य एशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लिया है, यानी कोई बात हो संविधान का सहारा लेते हैं कि ये बात संविधान में लिखी गई है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस प्रकार लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूह को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। मौलिक अधिकारों का उपयोग। ये अधिकार कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध है, यानी सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध हैं, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। जो हाशियाई तबका के समूह कैसे किया है? पहला उनकी बात है अपने मौलिक अधिकारों को जोर देकर उन्होंने सरकार के साथ हुए अन्याय पर, ये अपने साथ जो अन्याय हुआ है उन्होंने सरकार से कहा कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, उन्हें ध्यान देकर मजबूर किया है, अपनी ओर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है हाशियाई समूह ने सरकार का। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला। किस पर दबाव डाला? सरकार पर। सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही हाशियाई तबकों ने बहुत संघर्ष किया है अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए। सरकार मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप भी नए कानून बनाने पड़े हैं। किसके कानून बनाने? मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप सरकार ने नए कानून बनाने पड़े हैं जब हाशियाई समूह ने दबाव डाला, उन पर संघर्ष किया। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता और छुआछूत को उन्मूलन किया जा चुका है, यानी अस्पृश्यता किसी को स्पर्श नहीं करेगा, यानी 17 किसी से भाग नहीं होता है, 17 किसी से भी भाग नहीं होता है खुद के अलावा और एक के अलावा, यानी एक अभाज्य संकरा है, अभाज्य है 17, यानी किसी के साथ कोई विभाजन नहीं होगा। सभी अस्पृश्यता छुआछूत की बीमारी खत्म कर दी गई है। इसका मतलब क्या है? अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। कोई व्यक्ति कोई भी नहीं रोक सकता अब किनको, एससी को। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इसके तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, यानी लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, छुआछूत को। लिहाज से अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। यदि आपके साथ कोई छुआछूत करता है या आपके साथ अस्पृश्यता करता है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं। यानी 17 अनुच्छेद में आपके साथ अस्पृश्यता के लिए बोला गया है कि किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगी। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के आधार के समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इसका प्रावधान का सहारा लेते हैं। जब दलितों के साथ अत्याचार किए जाते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तब वो समानता का अधिकार की बात करते हैं। समानता का अधिकार में क्या कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक समान हैं, चाहे किसी की कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। इस बॉक्स में क्या लिखा है? दलित शब्द का मतलब क्या होता है? पीछे भी आ चुका है, दबा कुचला। दलित का अर्थ क्या होता है? दबा कुचला।
दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करते हुए लिखा है। यानी जो दलित है वो सदियों से क्या थे, दबे कुचले थे, दबाए गए थे, जो उच्च समूह के द्वारा इन्होंने अपने लिए दलित शब्द का प्रयोग किया है। यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या सरकार उनके साथ बर्ताव सही नहीं कर रही है, तो वो मौलिक अधिकारों का क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। कौन? दलित। नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखते हैं जो मुसलमान हैं, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनने भी संविधान का सहारा लिया है मौलिक अधिकारों का। किस प्रकार लिया है? उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए किसका सहारा लिया? मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों की अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। यानी संस्कृति का, धार्मिक का समूह का, संस्कृति का सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है संविधान में। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो। यानी इनका संविधान का क्या उद्देश्य है कि जो अल्पसंख्यक है, न तो इनकी जो संस्कृति है वो समाप्त हो और बहुसंख्यकों का वर्चस्व न हो। हाशियाई तबकों के लिए कानून। हाशियाई तबकों के लिए कानून। जो सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल उसी तरह की कार्रवाई नहीं करती जिसे हाशियाई तबकों को लिए खास कानून नीतियाँ बनाई गई हैं। हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सारी नीतियाँ, योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों, सर्वेक्षण के नतीजों पर आधारित हैं। जितनी भी नीतियाँ बनी हैं, योजनाएं बनी हैं, वो किसी की सिफारिश पर जो समिति बनी है, इन समितियों के कहने पे बनाई गई हैं नीतियाँ। इस तरह सरकार की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध हो जाएं। जो पिछड़े हुए हैं या जो विशेष तबके हैं, उनको भी अवसर मिले समाज में। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले बाहरी दलितों यानी जनजातीय क्षेत्रों को और जो बाहरी दलित आबादी वाले इलाके हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में दलित रहते हैं, और विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करी हैं। कौन सी हैं? कई स्थानों पर तो दलितों और आदिवासियों को सरकार से मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास यानी हॉस्टल उपलब्ध करवाए हैं। कम लागत पे सुविधा उपलब्ध है ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और उन इलाकों में उपलब्ध नहीं है। शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों में दलितों को और आदिवासियों को सीटों में आरक्षण दिया गया है एक महत्वपूर्ण कानून के तहत। हमारे समाज में कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने की नई निपुणता हासिल करने के अवसरों को वंचित रखा गया है। यानी इनको पढ़ने नहीं दिया गया, इनको दबा के रखा गया है। वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों को सहायता प्रदान करती है। देश भर में सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जनजातियों, दलितों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इन्हें अपना रिकॉर्ड सभी राज्य रखते हैं, एससी का, एसटी का और ओबीसी का। इस तरह की एक सूची केंद्र के पास भी होती है। जितने भी एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इन सब की एक एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उनको अपनी जाति या और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में जाति का ब्यौरा देना होता है, जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है, उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। बिल्कुल ठीक है, वही लाभ उठा सकता है जो इस सूची में हो। कॉलेजों, खासतौर पर मेडिकल कॉलेजों, पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए एक निश्चित कट ऑफ सरकार ने बना रखी है। न्यूनतम अंक सीमा बोलते हैं जिसे। भाई जो का हम 10वीं की परीक्षा में पास होते हैं तो आपको 33% अंक प्राप्त करने होंगे तभी आप पास हो गए। इस प्रकार से हरियाणा में जो CET होता है
इसमें जो SC के लिए न्यूनतम कितनी है 40% है, यानी 38 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते, यानी इनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। इनको या जो कट ऑफ है या कट ऑफ तक तो नंबर लेने ही होंगे, तभी वो दाखिला ले सकते हैं। इन्हें इन्हें उन्हीं दलित आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है। किनको मिल सकता है? जिन्होंने परीक्षा को अच्छा प्रदर्शन किया हो, यानी यहाँ पर अच्छे नंबर लेने होंगे तभी दाखिला मिल सकता है। न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने होंगे। विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी दी जाती है। दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, भेदभाव और शोषण को बचाने के लिए नीतियां बनाएगी सरकार के द्वारा। नीचे कहानी दी गई है, इस कहानी को पढ़िए और आपको पता चलेगा कि दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये जगलपुर गांव की कहानी है। 5 साल में एक देवता की पूजा की जाती है और 5 दिन ये पूजा चलती है। और इस पूजा में क्या होता है कि आसपास के गांव से 20 पुजारी इकट्ठा होते हैं और दलित समुदाय का एक व्यक्ति पुजारियों का पैर धोता है। उस पैर धोने के बाद उस पानी से अपने आप को नहलाता है, उस पानी से नहाता है। और जो काम है एक रतन परिवार है वो लोग करते हैं। रतन से उसके पिता दादा ये काम करते आ रहे थे। कभी मंदिर दाखिल नहीं होना दिया जाता, लेकिन उन्हें कभी भी मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया जाता। केवल इसी रस्म पर वह मंदिर में जा सकते थे और बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे बाकी जो दलित हैं उसको। इस बार रत्नम की बारी थी। इस बार रत्नम 20 साल का था। उसके कॉलेज में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। वो एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसे ये रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि नहीं, मैं ना तो किसी के पाँव धोऊंगा ना उस पानी से नहाऊंगा। रतन ने इनकार कर दिया एक काम करने से। उन्होंने कहा कि वह संस्कार में विश्वास नहीं करता। उसके पुरखों के दलित होने के कारण ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया गया। रतन ने इनकार करने से केवल गांव की ताकत और जातियां ही बल्कि उसके आसपास के उसके समुदाय के लोग थे वो भी उसके क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए। ऊंची जाति के लोगों ने कहा कि देखकर हैरानी हो गई कि कच्ची उम्र में नौजवान बड़े हुक्म चलाने लगा है, हमारे हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। कौन बोले? जो ऊंची जाति के लोग थे वो कहने लगे। वो जो ऊंची जाति के लोग थे वो बोले कि भाई जो रतन है ये तो पढ़ाई लिखाई ने बिगाड़ दिया है, ये खुद को हमारे बराबर का समझने लगा है। रत्नम की जाति के लोग और ऊंची जाति के लोगों के गुस्सा बहुत हुआ और वो डर गए। कौन? रत्नम को डराया गया। बहुत से श्रवणों ने जो नीची जाति के लोग थे यानी रत्नम की जाति के लोग थे, दलित थे, और जो श्रवण थे उनसे बहुत डरते थे क्योंकि जो उनके खेत खलिहानों में दिहाड़ी करनी पड़ती थी, उनसे ही गुजारा चलता था। जो दलित थे उनका मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर देंगी, जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं यानी जो ऊंची कास्ट की जातियां हैं उन्हें काम देना बंद कर देगी तो वे क्या खाएंगे, यानी भूखे मर जाएंगे। जिंदगी कैसे चलेगी? ऊंची जातियों ने ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उनके स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील थी कि आज तक तो उसको मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो देवता उन पर क्यों गुस्सा होगा। इस प्रकार ये आप कहानी पूरी पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो रोककर। ताकतवर जातियों ने रत्नम से को सबक सिखाने की ठान ली। उसके समुदाय के लोगों ने भी उसका बहिष्कार किया, किसका? रत्नम का, और बहिष्कार कर दिया। सभी ने संपर्क करना बंद किया। संपर्क और बहिष्कार एक ही होता है, किसी ने उसके साथ संपर्क नहीं किया। हमारे हरियाणा में बोलते हैं इसका हुक्का पानी बंद करना। रत्नम के परिवार का उसी की जाति के लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया और कुछ स्थानीय लोगों ने वो रत्नम की झोपड़ी को जला दिया। रत्नम किसी तरह से अपनी माँ, रत्नम की एक माँ थी, एक रत्नम था, वहाँ से भाग निकल गई। रत्नम ने क्या किया कि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मामला थाने में मामला दर्ज करा दिया। बाकी दलित परिवार उसके समर्थन में नहीं आए। वो डरे हुए थे कि यदि उन्होंने मुंह खोला तो रत्नम जैसी हालत उनकी भी हो सकती है। स्थानीय मीडिया ने रत्नम की घटना पर पूरा ध्यान दिया। स्थानीय पत्रकार वहाँ गांव में गए, मंदिर के पास गए, लोगों से बातचीत की। उन्होंने रत्नम को बहुत अच्छा बताया और उन्होंने कहा कि रत्नम ने दलित प्रतिरोध का प्रतीक के रूप में पेश किया। यानी उसने एक दलितों का प्रतिरोध कर रहा। कौन?
प्रतीक के रूप में रत्नम। विवादपस्त रस्म, इस रस्म को ख़त्म कर दिया गया। जो मंदिर में पुजारियों के पैर धोना और पानी से नहाना, यह रस्म को ख़त्म कर दिया गया गांव में। लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़ना लेकिन रत्नम के परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। जो ऊपर ये बात दी गई है ये कोई विशेष नहीं है, केवल यहाँ से याद रखेंगे। जो कबीर का कार्यकाल था 15वीं सदी में था और कबीर का पेशा क्या था, बुनकर था। और इन्होंने जो निम्न जाति और उच्च जाति के बारे में बताया यहाँ पर। यहाँ से याद रखियो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट 1989, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, याद रखेंगे इसको। रत्नम ने जो इसी कानून के तहत गाँव वालों पे केस किया था, भेदभाव हिंसा का विरोध करके अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत दर्ज कराई थी रिपोर्ट। किसने? रत्नम ने। यह कानून जो 1979 वाला है, दलितों एवं अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसमें दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करना। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके साथ हर रोज बुरा दुर्व्यवहार किया जाता था और अपमान किया जाता था। इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। यूँ तो इस तरह के व्यवहार लंबे समय चलते रहेंगे, यदि कोई कानून नहीं बना तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी, ख़त्म नहीं हुई यह प्रक्रिया आज भी जारी है कानून बनने के बाद भी। लेकिन 70 के दशक का आखिर तक बहुत हिंसक रूप ले लिया था इस घटना ने, क्योंकि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, सभी इसके समर्थन में आ गए थे कि हमारे लिए कानून बनाया जाए। और यहाँ पर कोई खास नहीं है। जो ये कानून था, इसको कानून को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था? दक्षिण भारत के लोगों का रहा था। जो दलित संगठन दक्षिण भारत के जो दलित संगठन है, उनका विशेष योगदान रहा था इस कानून को बनवाने में। जो कानून बनाया गया था SC/ST एक्ट 1979, ये समानता के अधिकार को बराबर करने के लिए बनाया गया था। और ऊंची जाति के लोग भी उनके साथ खुलेआम हिंसा करने लगे थे। जब दलित लोग ये समर्थन में आए कि हमारे लिए कानून बनाया जाए, तो जो ऊंची जाति के लोग थे उनके साथ टकरा गए थे। लेकिन ये कानून बनने के बाद भी आज भी छुआछूत जारी है। 1970 से लेकर 1980 के दशक तक आदिवासियों ने खुद को भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, जो आदिवासी थे 1970 से 80 की बात है, इकट्ठे हो गए थे वो भी, और बराबरी की मांग उठाई, और बल्कि अपनी ज़मीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाई। आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा। जो ताकतवर सामाजिक गुट हैं, जो मान लीजिए दलित और SC/ST से अलग जो अन्य लोग हैं, उनका गुस्सा झेलना पड़ा। उनके साथ जमकर हिंसा हुई, किसकी? SC/ST के बीच और अन्य के बीच जमकर गुस्सा और लड़ाई दंगे हुए, हिंसा फैल गई थी। कानूनों को अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई सरकार को। कानूनों की बहुत लंबी सूची दी गई कि भाई देख लीजिए, हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव करते हैं। SC/ST ने ये बात कही। ये सब देखकर जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी क्या हो गया, दिल दहल गया उसका भी इन घटनाओं को देखकर। और उन्होंने कहा कि ये तो जघन्य अपराध हैं, इनके लिए तो कानून बनाने ही पड़ेंगे। तो तब ये कानून बना था जा करके। पहला कानून कैसा था? शारीरिक रूप से खौफनाक, यानी पहला कानून शारीरिक संबंधी था। यदि किसी शरीर के साथ कुछ घटना की जाती है तो उससे संबंधित था, या मारपीट की जाती है, शरीर पर कुछ लगाया जाता है, उससे संबंधित पहला कानून था। और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान स्वरूप सूची दी गई। इसका मकसद था ऐसे लोगों को सजा दिलाना जो अनुसूचित जाति या जनजाति के वे किसी व्यक्ति को अखाद्य और गंदा पदार्थ पीने के लिए या खाने के लिए यूज करते हैं। यदि कोई अन्य कास्ट या जो सवर्ण लोग थे वो अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को अखाद्य, जो खाने की चीज़ नहीं वो तक मजबूरी में खुआते और गंदा पदार्थ पीने के लिए खाने के लिए कहते, विवश करते, मजबूर करते, तो ये कानून लागू होता था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करना। SC/ST किसी भी व्यक्ति को यदि नंगा किया जाए सवर्णों द्वारा, तो उसे नंगा घुमाते हैं, उसके चेहरे पर कुछ लगाते हैं, देह पर लगाते हैं, या कोई ऐसा कर्तन करते हैं जो
मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है तो भी इस पर एक कानून चलेगा। दूसरा, इसमें ऐसे कर्तव्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरी क्या थी, जो उनके कर्तव्यों की सूची है, जो काम करते हैं उनकी जो सूची है, जो दलित और आदिवासी हैं उनको साधारण संसाधनों से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी वो अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। उनसे गुलामों की तरह काम नहीं करवाया जाएगा। पहले जो SC ST थे इनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाया करता, धक्के से मजबूर करा के, धमका के, पीट के, मार के। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा इस कानून बनने के बाद। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया, अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है, या जो SC की या ST की कोई भूमि है, यदि कोई उस जाति का लोग उन पे कब्जा करता है या खेती करता है, या उसने अपने नाम स्थानांतरित करवा ली है, यानी अपने नाम करवा ली है, तो उसे सज़ा दी जाएगी। यानी जो SC ST की ज़मीन है, ना तो उसको कोई उस जाति का लोग खरीद सकता है, ना अपना कब्जा कर सकता है, और ना ही अपने नाम करवा सकता है। ये यदि ऐसा करेगा तो उस पर केस किया जा सकता है। एक और स्तर यह है, कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित, आदिवासियों, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के खास तरह के हैं। जो दलित और जो आदिवासी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के साथ भी अपराध किए जाते हैं, इनके द्वारा, जो उस जाति के लोग हैं उनके द्वारा। इसीलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई थी। इन लोगों को भी दंडित किया जाएगा। अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए, उस पर हमला करने, उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी तो भी यह कानून काम करेगा। कौन सा? 1979 वाला SC ST एक्ट। यहाँ पर एक कविता दी गई है। हाथ से मैला उठाते एक सफाई मजदूर, हाथ से मैला उठाते सफाई मजदूर का फोटो दिखाया गया है। इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं, देख लीजिए। हाथ से मैला उठाने वाले कलंक, बहुत सारे लोग झाड़ू लगाते हैं, टीन टोकरियों के सहारे पशुओं इंसानों के मल मूत्र ठिकान लगाते हैं। बिना सूखे वाले शौचालय, ये पहले होते थे, सूखे शौचालय होते थे, गंदगी उठाकर दूर स्थानों तक फेंक कर आते थे। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम चलता रहता था। यह काम आमतौर पर दलित औरतें करती थी और लड़कियों के हिस्से में आता था, यानी महिलाएं करती थी, दलित लड़कियां और औरतें। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोगों ने यह काम कर रहे हैं, यानी 1 लाख लोग लगभग काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने के बीच काम करने वालों इस संगठन का कहना है कि 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। कौन करते हैं? जो दलित महिलाएं हैं। जो ये काम करवाने के लिए इनको पैसे कितने मिलते हैं? नगर पालिका में तो पैसे मिलते हैं 200 रुपये रोज़ के, और जो गांव में निजी शौचालय वहाँ पर इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। भारतीय संविधान में ऐसे प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है, फिर भी जो हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात में इन्हें भंगी बोलते हैं। जो दलित हैं, जो सफाई का काम करते हैं, गुजरात में इन्हें भंगी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पाखी बोलते हैं, तमिलनाडु में इन्हें सिकियार बोलते हैं, और हरियाणा में इन्हें वाल्मीकि बोलते हैं। इस श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे के टोलों में रहना पड़ता है, यानी गांव से बाहर रहते हैं ये समुदाय के लोग। इन्हें मंदिर, सार्वजनिक स्थल, जल सुविधाओं के पास फटकने नहीं दिया जाता, यानी बिल्कुल इनके पास नहीं आने दिया जाता। 1993 में, याद रखेंगे, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल सिक्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रिट लेटरिंग प्रोविजन, यानी क्या था कि जो सूखी लेटरिंग है इनकी सफाई करने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए 1993 में एक एक्ट पास किया था। 1993 में पास किया गया। यह कानून सिर पर मैला ढोने वालों, यानी कोई भी सिर पर मैला ढोएगा, और काम करने वालों सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाएगी, यानी सूखे शौचालयों का कोई निर्माण ही नहीं कराएगा, ये पाबंदी लगा दी गई। 2003 में सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया। 2003 में सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन कौन सा किया?
13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने, जिनमें 7 महिला डूबने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। पहले ये याद रखेंगे, जो सूखे शौचालय का निर्माण कब बंद किया गया? 1993 एक्ट के तहत किया गया। सरकार ने के नाम था इस एक्ट का, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन, यानी सूखे लैट्रिन प्रतिबंध लगा दिया गया। देख लीजिए यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के आंदोलनकर्ता हैं, सूखे शौचालय को गिराए गए हैं। जो सूखे शौचालय थे इनको गिराया गया है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिए कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं कि सिर पर मेडल डोलने वाले की प्रथा अभी भी क्या प्रचलन में है। यदि संबंधित विभाग संबंधित सरकारी विभागों को ऐसा लोगों के मुक्ति और पुनर्वास के लिए काम करना जरूरी है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को नियोजन के लिए प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब का है? 6 दिसंबर 2023 को लागू हुआ था। पुनर्वास अधिनियम कब हुआ था? मैला ढूंढने वालों के लिए 6 दिसंबर 2013 को। 1993 में कानून बना था इनके लिए। ठीक है, अब सिर पे कोई मैला नहीं ढोएगा, ये कानून बन चुका है। आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों को कार्यकर्ताओं ने अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन लिया गया है और हमको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा किया है उन्हें इस किस कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। किसके तहत? SC/ST एक्ट 1989 के तहत। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल सही वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया है। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों को ज़मीन को किसी और गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेच सकता। यानी जो आदिवासियों की ज़मीन है या ज़मीन केवल आदिवासियों को बेच सकता है, गैर आदिवासियों को नहीं बेच सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा को बना रखा गया है, उन्हें ज़मीन को वापस दिलाया गया है। यह बात बिल्कुल सच है। हमारे गांव में भी ऐसा है, यदि किसी दलित के पास कोई ज़मीन है तो उसको केवल उसी जाति का लोग ही खरीद सकते हैं, किसी और जाति के लोग को नहीं दे सकते हैं। इधर क्या लिखा है? केंद्र सरकार ने हाल ही में जो SC/ST अन्य परंपरागत वनवासियों को वन अधिकार मान्यता 2006 पारित किया है। 2006 वन अधिकार किसके लिए है? जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए है। इस कानून के प्रस्ताव का सहारा में कहा गया है, इस कानून के प्रस्ताव में कहा गया है, यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारियों को मान्यता देता है। उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय की दूर करने के लिए पारित किया गया है। इसमें क्या किया गया है? जो वह ज़मीन है वह ज़मीन आदिवासियों को वापस दी गई है। उसके आसपास और भी ज़मीन दी गई ताकि वो खेती कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। 2006 में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। आग्राही क्या होता है? जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्राही कहा जाता है। यानी पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखना आग्राही कहा जाता है। बहिष्कार किसी चीज़ का क्या करना होता है? निकालना होता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति समूह के बाहर निकालना, प्रतिबंधित करना होता है, यानी विरोध करना। नैतिक निंदनीय क्या होता है? ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानून के खिलाफ होते हैं, यानी जो नियमों के कायदे कानून के खिलाफ हो, निंदनीय होते हैं। नीति क्या होती है? नीति आपको पता है, एक घोषित कार्य दिशा है जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है, अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों को व्याख्या करती है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।